Assalamu alaikum everyone. Start with the great name of Allah, who is the most kind and most merciful. And this is Mohammad Majid Sheikh from Pakistan Superior Services Online Academy. And today we are going to carry on the discussion further, which was related with the relationship of Pakistan with India. So the name of today's video, or the main key topic of today's video, is the Kashmir, which is the bone of contention between these two countries. सबसे पहले इशू ये जस्ट हल्का सा ओवरव्यू था रिलेशंस विद इंडिया के साथ, कैसे हमारे क्या क्या करंट कंटेम्पररी इश्यूज हमारे चल रहे थे। अब हम आएंगे इन सब की डिटेल में। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि कश्मीर है इशू हमारा, कश्मीर है बॉर्न ऑफ कंटेंशन। कश्मीर जो एक कोर इशू है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। कुछ भी हो जाए, सारे मसले हल हो जाएं, फिर भी हम इस पे अटक जाते हैं, इस इशू पे। बाकी इशू सॉल्व भी हो सकते हैं। एक इशू ऐसा है जिसपे कंप्रोमाइज ना वो कंट्री के तैयार है ना ये। पाकिस्तान ने ऑफर भी किया हालांकि कश्मीर पे कंप्रोमाइज कर, वो सिर्फ फार्मूला था, चिनाब फार्मूला था, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। इसकी ब्रीफ हिस्ट्री में आपको बता दूं, चूंकि इम्पोर्टेंट नहीं है आज के हिसाब से इतनी, वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं अगर किसी को इंटरेस्ट हो। जैसे मैंने आपको रिकमेंड किया था एक बुक, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान बाय अब्दुल सत्तार। ये अगर आप पढ़ेंगे तो कश्मीर का आपको ओवरऑल इशू पता चल जाएगा क्या है, कौन कौन सी वक्तन फवक्तन डेवलपमेंट्स होती रही। ब्रीफ हिस्ट्री ये है कि जब इंडिपेंडेंस हुई थी तो एक प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेशन, जिसमें जी जो मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है उसको इजाज़त थी सबको कि आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। प्रिंसली स्टेट्स की भी अपनी मर्जी थी कि आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो, मगर ये था कि जो मेजॉरिटी वाले हैं उनको ये था कि आप पाकिस्तान ज्वाइन करो। मेजॉरिटी मुस्लिम जो हिंदू थे उनको इजाज़त थी कि आप इंडिया के साथ करो। मगर अनफॉर्चुनेटली कश्मीर के साथ इशू ये था कि उसका जो रूलर था वो हिंदू था और जो मेजॉरिटी थी वो मुस्लिम मेजॉरिटी थी। तो जो रूलर था उसने प्रिंसिपली एक्सीड कर दिया किसके साथ, इंडिया के साथ। अब ये जो एक्सेशन प्रिंसिपल था वो उसकी वायलेशन हो गई। पाकिस्तान ने भी अपनी फौज को तैयार कर दिया उधर फौज, जिसमें हमारे पठान भाइयों ने भी काफी उधर चढ़ाई की उनके ऊपर। स्काउट्स भी गए थे, पाकिस्तान आर्मी हालांकि उस टाइम इतनी कोई नहीं थी फ्रेंड, मगर फिर भी उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से काफी उधर यानी कि रेजिस्ट किया। फिर इंडिया क्या गया, इंडिया चला गया यूएन में। पाकिस्तान नहीं गया था यूएन में, पहले इंडिया गया था कश्मीर को लेके यूएन में। हालांकि पाकिस्तान was never ready to be a party in this matter in UN, मगर मजबूर हो गया इंडिया उधर इस इशू को ले गया। उसने डिप्लोमेटिकली गेम खेलना शुरू कर दी। नेहरू साहब चले गए 1949 में यूएन में। उधर फिर रेजोल्यूशंस आए कश्मीर के हवाले से कि दिस इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, हेंस प्रिंसिपल ऑफ एक्सेशन को फॉलो करते हुए ये राइट पब्लिक को दिया जाता है। इधर प्लेबिसाइड किया जाए, प्लेबिसाइड यानी कि रेफरेंडम करवाया जाए कि पब्लिक किसको ऑप्ट करना चाह रही है। आया वो पाकिस्तान को ऑप्ट करना चाह रही है या आया वो इंडिया को ऑप्ट करना चाह रही है। अच्छा, इसमें वो ऑप्शन नहीं दी गई कि आप अलग होना चाहते हैं। फिलहाल ये ऑप्शन दी इंडिया या पाकिस्तान। फिर अब इमरान खान ने उनको ऑप्शन दिए कि पहले अगर आप पाकिस्तान सेलेक्ट करते हो तो फिर हम आपको फिर रेफरेंडम कराएंगे जिस पे अगर आप आज़ाद होना चाहते हो या पाकिस्तान के साथ रहना, ये एक अलग तरह से। तो वो इशू था, प्लेबिसाइड करवाना था, ठीक है। इंडिया ने क्या किया, उस प्रोसेस को डिले कर करके उसको आहिस्ता आहिस्ता अपना हिस्सा बना दिया। उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि हमारी यूनियन टेरिटरी। एक दफा उनको डिलाइंग टैक्टिक्स का फायदा पड़ गया, प्लेबिसाइड नहीं हुआ, आज तक 75 साल गुजर गए, नहीं हुआ, तो ना आगे होने की कोई प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो उन्होंने इस इशू को लंबा कर दिया। अब इशू बेसिकली आया किस बात पे, इशू आया 1950 में, उन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया।
जो हमारे इधर रिवर्स फ्लो हो रही है, हमारा ओवरऑल जो फ्रेश वाटर है रिलाय करता है कश्मीर पे। हमारी रिवर्स का सिस्टम, हमारा सी का सिस्टम, सी को ठंडा रखना पड़ता है, रिवर का पानी उतर आना चाहिए सी समंदर में। हमारी फसलें यानी कि टोटल हमारी इकोनॉमी उस पानी पे रिलाय करती है, हमारे डैम से उसी पानी से होते हैं। उधर से ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, पानी इधर आता है। 1950 में पाकिस्तान फिर चला गया यूएन। पाकिस्तान ने यूएन को कहा कि आप अपने रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट कराओ। उन्होंने फिर क्या क्या कमीशन बना दिया है कि देखो, यूएन ने अपना ही कमीशन बनाया कि आप इधर देखें नीचे ग्राउंड रियलिटीज क्या है। और उस कमीशन ने बाद में रिपोर्ट दी कि इंडिया की गलती है, इंडिया उधर रेफरेंडम नहीं कराना चाह रहा, और इंडिया की शुरू से यही ख्वाहिश है कि उधर में डेमोग्राफिक चेंजेस करूं, यानी कि मुस्लिम्स को मिनॉरिटी में कन्वर्ट करूं और हिंदूज को उधर मेजॉरिटी में कन्वर्ट करूं, ताकि कल जब रेफरेंडम हो तो जब हमारी मेजॉरिटी होगी तो वह हमारे ही हक में देंगे, मुस्लिम्स क्या होंगे, मिनॉरिटी में चले जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने ये जो आज का स्टेप है 2019 में जो उन्होंने स्टेप लिया 5 अगस्त को 370 आर्टिकल रिवोक करके, उनका मेन पर्पस ये है कि यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज कराया जाए, ताकि कल अगर हमें मजबूरन रेफरेंडम कराना पड़े तो उसका फैसला हमारे हाथ में है। ये ब्रीफ हिस्ट्री है। ये इस पे हमारी 4 जंगें भी हो चुकी है। फिर आ जाता है 72 में हमारा शिमला एग्रीमेंट आ जाता है, जिसमें 71 के बाद हमारे 90,000 फौजी इंडिया की कैद में चले गए थे, तो भुट्टो साहब इंडिया गए थे उनके साथ नेगोशिएट कर। शिमला एग्रीमेंट हमारी मजबूरी भी कहते हैं, कहा जाता है, क्योंकि 90,000 फौजी हमारे मतलब कैद में थे, एम्बेरसमेंट हमारी थी, हमारे लिए थी काफी। तो उधर हम कोई भी इशू यानी कि कोई भी उनकी बात मानने को तैयार थे, मगर भुट्टो साहब ने एक अच्छा खेला। इंडिया उसकी इंटरप्रिटेशन गलत करता है, हमारी इंटरप्रिटेशन कोई और है, इंडिया की कोई और है। उस एग्रीमेंट का मेन जो पर्पस है वो ये है कि कोई भी हमारे बीच में अगर मसला होगा तो वो हम बायोलेटरली थ्रू डिस्कशन हम सॉल्व करेंगे, आपस में बैठ के इंडिया और पाकिस्तान सॉल्व करेंगे, किसी थर्ड पार्टी को इजाजत नहीं। पाकिस्तान ने कहा ठीक है, जो भी इशू होगा वो हम आपस में बैठ के तय करेंगे, मगर कश्मीर का इशू है वो होगा हम आपस में ही बैठ के तय करेंगे, मगर वो होगा इन द लाइट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये पाकिस्तान ने ऐड करा दिया। इंडिया इसको नहीं मानता, पाकिस्तान का आर्गुमेंट ये है, क्लेश चलता रहता है, आज तक चल रहा है। ये हमारी ब्रीफ हिस्ट्री। सफरिंग ऑफ पीपल है उसमें, अब कश्मीर में जो मेन इशू है, पाकिस्तान अब किस प्यार पे कश्मीर इशू लड़ता है, ह्यूमन राइट्स पे। पाकिस्तान की अभी जो भी डिप्लोमेटिकली एफर्ट्स है वो ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, उधर पहले ढंग से उनको हो रहा है, विडोज हो रही है, काफी बच्चे मर गए, काफी 60-70 हजार से ऊपर लोग उधर यानी कि शहीद हो चुके हैं। ये स्ट्रगल पहले 1989 में स्टार्ट हुई थी। पहले एक पीसफुल स्ट्रगल थी 1989 में, जब ये अपना अफगानिस्तान में भी हुआ था, जीत हो गई थी, रशियंस को बाहर निकाल दिया था, तो हमारे कश्मीरी भाई जो है मोटिवेट हो गए थे, तो अब हमें पीसफुल नहीं, हमें आर्म्स स्ट्रगल करनी पड़ेगी, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, हथियार उठाना पड़ेगा। 89 से ये हिजबुल मुजाहिदीन फॉर्म में आए, उन्होंने आर्म्स अटैक्स वगैरह करने, उनकी आर्मी पे अटैक्स करना शुरू हो गए, तो ये फ्रीडम मूवमेंट का हिस्सा है, जब भी आप फ्रीडम हासिल करते हो तो। फिर ये 2016 से फिर इसने जोर पकड़ना शुरू किया, जब आपका बुरहान वानी उनका एक कमांडर था वो शहीद हो गया, उसके बाद प्रोटेस्ट रहे, पाकिस्तान ने भी काफी प्रोटेस्ट लॉन्च कराए। फिर वो जी जी, इसमें ये है कि ब्लाइंड आई ऑफ द वेस्ट टुवर्ड्स द कश्मीर, जैसे मैंने आपको बताया, the size of the country is most important factor for any foreign policy of any country। तो वेस्ट क्या है, इसको इग्नोर कर रहा है कश्मीर इशू। आज वेस्ट के क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इंडिया में, तो पाकिस्तान को इतना नहीं सुनते जितना इशू, जितना इंडिया को यानी कि इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसकी जो से उसको फोकियत दी जाती है, तो उनके अपने इंटरेस्ट है। सेकेंड उनका इंटरेस्ट है, वेस्ट इज डोमिनेटेड बाय यूएसए।
उसको काउंटर करना है, यूएसए को काउंटर करना है चाइना को, और चाइना को कंटेन करने के लिए उसका साथी कौन है? इंडिया। इस रीजन में यूएसए तो है नहीं, इस रीजन में कौन है? इंडिया है। इंडिया ही एक पावर है जो चाइना को कंटेन कर सकता है, तो यूएसए चाइना का सहारा लेगा। तो ये मैंने कहा आप कैपेसिटी, तो कैपेसिटी आपकी इंडिया में, तो यूएसए सपोर्ट दे रहा है किसकी? इंडिया की, टू कंटेन चाइना। तो इसी वजह से वो इंडिया की हर बात मान रहे हो, कश्मीर को उन्होंने निग्लेक्ट किया हुआ है। देन आपका हम पढ़ेंगे आगे जाके साउथ एशिया, कश्मीर की इम्पोर्टेंस क्या है साउथ एशिया में। एक तो ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है साउथ एशिया में, दोनों आपस में कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर पावर है। ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जो बिल्कुल कनेक्टेड हो और दोनों न्यूक्लियर पावर हो, दोनों एनिमी हो। ये इंडिया और पाकिस्तान का ही केस है। देन आपका आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ 9/11 ऑन कश्मीर मूवमेंट। कश्मीर मूवमेंट पे क्या असर पड़ा 9/11 का? 9/11 जब धमाका हुआ, दुनिया में एक टर्मिनोलॉजी आ गई, सरेआम आ गई। पहले टर्मिनोलॉजी थी टेररिज्म नाम था, मगर 9/11 के बाद एक वॉर ऑन टेरर जब शुरू हुई, तो टेररिज्म का नाम एक सर फहरिस्त गूंजने लगा हर जगह। इंडिया ने इस चीज का फायदा उठाया। कश्मीरी क्या कर रहे थे? फ्रीडम फाइटिंग कर रहे थे, अपने हक के लिए लड़ रहे थे। वो एक्ट क्या था 9/11? वो टेररिज्म एक्ट था। तो इंडिया ने क्या कहा कि जो इधर ये कर रहे हैं कश्मीर में, दुनिया को एक पैगाम दिया कि जो कश्मीर मूवमेंट हो रही है, फ्रीडम मूवमेंट, वो भी एक टेररिज्म मूवमेंट है, टेररिज्म स्ट्रगल है, फ्रीडम फाइटिंग नहीं है। फ्रीडम फाइटिंग लीगल है, फ्रीडम फाइटिंग को लोग सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनली, ये एक राइट तस्वुर किया जाता है। मगर इंडिया ने उनके साथ धोखा करके उन्होंने नैरेटिव ही ऐसा डेवलप किया इंडिया ने कि जी कश्मीर जो मूवमेंट है, जो हिजबुल मुजाहिदीन मूवमेंट चला रही है, वह बेसिकली टेररिज्म मूवमेंट है। तो उन पे बैन करा दिया, यूएन ने बैन लगा दिया उनके ऑर्गेनाइजेशन पे, हिजबुल मुजाहिदीन पे बैन है यूएन की तरफ से। ठीक है जी, फिर हम डिस्कस करेंगे कश्मीर को 5 अगस्त के बाद जो जो भी स्टेप्स हुए थे। तो फ्यूचर ट्रैक में हम भी डिस्कस करेंगे प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, पॉलिसी ऑप्शंस क्या हैं पाकिस्तान के बाद, कैसे पाकिस्तान इस इशू को टैकल कर सकता है। ये हम सारा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।